I know I'm acting stupid, but being dumb, maybe just a little bit foolish. I feel so young. Drunk, I've never seen you clearer than now. We're flying high, floating somewhere up in the clouds. तो क्या है हाल चाल दोस्तों। लॉकडाउन में आत्मनिर्भर होने का प्रयास किया जा रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ मेरी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन हो जाए। तो मैं कंट्रीब्यूशन प्रमोट करके दूंगा। जी हाँ, क्योंकि मैन्युफैक्चर तो कुछ मैं कर नहीं सकता, तो एटलीस्ट मैं प्रमोशन कर सकता हूँ, वो मैं करूँगा। क्या प्रमोशन करूँगा? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा। आज मैं प्रमोट करने वाला हूँ अपने देश की कार कंपनी, जिसमें कि अपना खून बसा हुआ है, जिसका नाम है टाटा। जी हाँ, आज मैं टाटा की तरफ से आने वाली हैरियर के BS6 2020 यानी कि 2020 के नए वर्जन के बारे में आज आपको बताने वाला हूं। आज मैं उसको प्रमोट करूंगा। आज मैं उसके सारे फीचर्स के बारे में बात करूंगा। क्या बदलाव किए गए हैं पुरानी हैरियर से नए हैरियर में, क्या बदलाव किए गए हैं, क्या नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, कस्टमर के फीडबैक किस तरीके से लेके उनके हिसाब से क्या बदलाव किए गए हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में आज आपको बताऊँगा। एक और चीज़ आपको बता दूं कि चूँकि ये कार के ओवरऑल फीचर, उसके परफॉर्मेंस के बारे में है, सारी डिटेल्स के बारे में है, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। तो रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो अगर आप इसे पूरा देखेंगे तब मुझे समझ में आएगा कि हाँ, मेरी मेहनत जो है सफल हुई है। और मैं अपने आप को बिल्कुल खुशनसीब समझूंगा अगर मेरी इस मेहनत से कोई एक भी बंदा जो है प्रॉफिटेबल होता है। तो हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं टाटा हैरियर के बारे में। टाटा हैरियर के लिए आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ों के लिए आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि धीरे धीरे हमारा चैनल भी ग्रोथ कर रहा है। आप जो जिस तरीके से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाते रहिए। हम बहुत ही जल्द एक बड़ी फैमिली बनने वाले हैं, जिसका सबसे ज़्यादा श्रेय आप ही लोगों को जा रहा है, क्योंकि आप ही लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, और मैं पूरी तरीके से प्रयास करूँगा कि आप लोग जो अपना कीमती समय हमें देते हैं, बेसिकली मुझे देते हैं, वो आपके लिए बिल्कुल यूज़फुल हो। आप उस टाइम में एक भी सेकंड का जो टाइम है वो किसी भी तरीके से आपको ऐसा ना लगे कि ये वर्थलेस है। इस तरीके का कंटेंट लेके आने का मैं हमेशा ट्राई करूँगा। अब आगे चलते हैं टॉपिक के ऊपर। सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट टाटा हैरियर 2020, तो मैं आपको बता दूँ बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं किए गए हैं नए वाले टाटा हैरियर के साथ में, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर मैं आपको कहना चाहूँगा कि पिछली बार के हैरियर से ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करी गई है इस बार के हैरियर को। चेंजेस क्या हुए हैं वो सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। तो शुरुआत अगर मैं चेंज के बारे में एक्सटीरियर से करूं, तो एक्सटीरियर में जो चेंजेस किए गए हैं उससे प्रैक्टिकल होने का कहीं भी कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ, गाड़ी के लुक को ज़रूर चेंज करता है। तो इसमें जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है इसके व्हील को लेके। लास्ट वाली हैरियर में आपको पता होगा जो एलॉय व्हील आए थे उसके बारे में लोग बोलते थे कि इसकी डिज़ाइन को और भी ज़्यादा अच्छा किया जा सकता था, तो इस बार टाटा ने उसके डिज़ाइन को चेंज किया है। इस बार डायमंड कट डिज़ाइन की एलॉय व्हील आपको मिलती है। साइज़ वही रखी गई है R70। हाँ, लेकिन आपको बता दूं कि जो ग्रेविटास आएगी उसमें पूरे चांसेस हैं कि इसके टायर की साइज़ को बढ़ा के जो है 19 से 20 इंच तक का किया जा सकता है। और एक्सटीरियर के बारे में बात कर रहे हैं तो दूसरा जो चेंज किया गया है इसके ORVM में चेंज किया गया है। पहली जो हैरियर आई थी उसके ए पिलर की साइज़ बड़ी होने की वजह से और इसके ORVM की साइज़ बड़ी होने की वजह से वो थोड़ा कन्वीनियंट नहीं थी, क्योंकि उसमें ब्लाइंड स्पॉट ज़्यादा हो रहे थे। तो इस बार इसको रीडिज़ाइन किया गया है, ज़्यादा एरोडायनेमिक बनाया गया है, और ये इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM इस बार लगाया गया है। तो ये चेंजेस इसके ORVM में किए गए हैं। और एक्सटीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो चेंज है वो ये किया गया है, जो कि हर भारतीय अपनी कार में ये फीचर देखना चाहता है, तो वो ये है कि इस बार इस गाड़ी में सनरूफ दिया गया है, वो भी पैनोरामिक, बहुत ही बड़े साइज़ का पैनोरामिक सनरूफ इस बार हैरियर के साथ में आपको मिलेगा। तो ये एक्सटीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चेंजेस हैरियर में किए गए हैं उसके बारे में बात हो गई। अब अगर हम इंटीरियर के बारे में बात करें, तो जब आप गाड़ी में एंटर करेंगे तो आपको किसी भी तरीके से नहीं लगेगा कि इंटीरियर जो है बदल दिया गया है। एक्चुअली इंटीरियर में भी छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं, लेकिन इंटीरियर के जो चेंजेस हैं वो एक्चुअली गाड़ी को प्रैक्टिकल बनाते हैं। क्या चेंजेस किए गए हैं? जो सबसे बड़ा पॉइंट था पिछली बार जिसके लिए लेट डाउन किया जा रहा था हैरियर को बहुत ज़्यादा, वो ये था कि जो इनका USB पोर्ट और ऑक्सिन पोर्ट था, वो जो सेंट्रल टनल था उसमें जो USB पोर्ट और ऑक्सिन का पोर्ट दिया गया था वो इतना ज़्यादा अंदर दे दिया गया था कि आप
को बहुत ही डिफ़िकल्टी हो रही थी उसको यूज़ करने में। तो उस पूरे पोर्ट को ही मतलब इस बार टाटा कंपनी ने डिज़ाइन के टाइम पे बाहर लेके आए हैं। इस बार उसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है, आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा जो चेंजेस किए गए हैं वो ये कि आपको इस बार जो है ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फीचर के साथ में मिलेगी, जो कि 6 वे एडजस्टेबल है। आप इसको ऊपर नीचे आगे पीछे और जो बैक रेस्ट है उसको भी आगे पीछे कर सकते हैं, ये फीचर आपको मिलेगा। और इस बार जो है इंटीरियर में जो मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं, यानी कि इसमें आपको लेदर का सीट मिलेगा आपको और लेदराइट आपको स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। इस बार जो है हैरियर में आपको स्टीयरिंग व्हील को भी जो है एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। आप इसको टिल्टेबल एडजस्ट कर सकते हैं और टेलीस्कोपिक वे में भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं इस बार के टाटा हैरियर में। दोस्तों कलर के ऑप्शन की बात करें तो इस बार जो है ऑरेंज कलर को हटा के डुअल टोन नेचर का यूज़ किया गया है, जिसमें कैल्प्सो रेड कलर और ब्लैक कलर का यूज़ किया जाता है। एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप रेड कलर की हैरियर को देखेंगे तो ठीक उसी से मिलता जुलता आपको वीडियो के नीचे एक टैब दिखाई दे रहा होगा जिस पे सब्सक्राइब लिखा होता है। मालूम है गंदा जोक है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज़ उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आगे देखते रहिए, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट जानकारियां जो है आगे पड़ी हुई हैं। दोस्तों ये सब तो हो गए इसके डिज़ाइन में होने वाले जो छोटे मोटे बदलाव हैं उसके बारे में बात, जो नए फीचर ऐड किए गए हैं उसके बारे में बात। और जैसा कि मैं बार बार बोलते आया हूँ कि इस बार की डिज़ाइन को, इस बार के बदलाव को, इस कार को जो है ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने के लिए ट्राई किया गया है। तो उसके बारे में एक और चीज़ जो इसमें ऐड करी गई है उसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो का असली मसाला तो आगे है। रीज़न ये है क्योंकि जो मेन मसाले का कंटेंट है वो इस गाड़ी के अंडर द हुड है। जी हाँ, बिल्कुल इसके इंजन और इसके ट्रांसमिशन की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं इंजन की बात करूँ तो दोस्तों एक्चुअली इसके इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका इंजन वही क्रायोटेक का 2.0 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन मिलता है, जो कि फिएट से लिया जाता है। और एक फैक्ट आपको बताना चाहूँगा कि MG हेक्टर और जीप कैंपस में भी सेम इंजन यूज़ किया जाता है। कहने को आप ये भी कह सकते हैं कि इस सेगमेंट के गाड़ियाँ जो है इसी इंजन पे टिकी हुई हैं। तो गाड़ी प्रैक्टिकल क्यों होती है उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस बार इस गाड़ी में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया जाता है। और इस बार जो गाड़ी का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यूज़ किया जाता है, जो कि सही भी है। रीज़न ये है कि जब आप जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की तरफ बढ़ते हैं तो टॉर्क कन्वर्टर का यूज़ होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे आपके परफॉर्मेंस में जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस मिलते हैं। हालांकि वो DCT यानी कि डुअल क्लच ट्रांसमिशन जैसा जो है परफॉर्मेंस तो आपको नहीं देंगे, लेकिन फिर भी आपको चलाने में गाड़ी को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और यही रीज़न है कि ये गाड़ी जो है अब अगर इसके पावर की बात करें तो वो 30 PS पावर ज़्यादा जनरेट करती है। जी बिल्कुल सही बात है, ट्रांसमिशन चेंज होने की वजह से इसमें इसके पावर में भी चेंजेस आए हैं। जो पुराना हैरियर का वर्जन था वो सिर्फ जो है 140 PS का पावर जनरेट करता था। अब जो नया हैरियर आ रहा है वो 170 PS का पावर जनरेट करेगा, जिससे कि आपको गाड़ी चलाने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ट्रांसमिशन की बात हो रही है तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी जो है 3 मोड के साथ में आती है, यानी कि टाटा अपनी लगभग हर गाड़ियों में अब 3 मोड देना शुरू कर दिया है। वो ये पहला इको मोड, दूसरा स्पोर्ट मोड और तीसरा जो है सिटी राइड मोड देता है। जब आप इस गाड़ी के परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो जो इसका अपडेटेड वर्जन है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस तब आपको देखने को मिलेंगे जब इस गाड़ी को आप स्पोर्ट मोड में चलाएंगे। रीज़न ये है कि सिटी मोड में ये गाड़ी वही परफॉर्मेंस देती है जो पिछली हैरियर देती थी। तो सिटी मोड में जब आप चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं समझ में आएंगे, लेकिन स्पोर्ट मोड में जब आप गाड़ी चलाएंगे तो वहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि स्पोर्ट मोड में गियर बॉक्स उस गियर को ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखता है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ तो एक ही गियर पे आप ज़्यादा RPM तक रह सकते हैं, यानी कि अगर आप एक ही गियर पे ज़्यादा RPM तक रहेंगे तो वो गाड़ी आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपको देगी जब इस सिचुएशन में आप गाड़ी को चलाएंगे। माइलेज की बात करें तो टाटा कंपनी इस वर्जन में जो है 16.3 के माइलेज को क्लेम करती है, जो कि मिलता भी है, लेकिन वो आप जब गाड़ी को इको मोड में चलाते हैं तब मिलता है। स्पोर्ट मोड में जब आप गाड़ी को चलाते हैं तो 10 से 12 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आप निकाल सकते हैं, और सिटी मोड में जब आप चलाएंगे तो 13 से 15 किलोमीटर तक का माइलेज आप इस गाड़ी से ले सकते हैं। इस गाड़ी को जब आप ड्राइव करेंगे तो एक और बहुत बड़ा बदलाव आपको इसके स्टीयरिंग से महसूस होगा। आपको याद होगा जब आप पुरानी वाली हैरियर चलाते थे तो उसमें आपको स्टीयरिंग व्हील चाहे आप सिटी राइड में यूज़ करें, हालांकि हाईवे पे उतना नहीं महसूस होता था, जब सिटी में आप गाड़ी चलाते थे तो वो आपको काफ़ी वजनी महसूस होता था। और इस बार
इस गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील में भी चेंजेस किए गए हैं, मतलब इसके कंपोनेंट में चेंजेस नहीं किए गए हैं, लेकिन इसकी ट्यूनिंग को इतना बढ़िया कर दिया गया है कि अब इसका स्टीयरिंग जो है काफ़ी लाइट महसूस होता है, आपको उतना वेटेड महसूस नहीं होगा। एक और आपको चीज़ बता दूं कि आप इस गाड़ी को किसी भी टेरेन में चलाएंगे, चाहे वो रफ मोड में चलाएं, चाहे ऊबड़ खाबड़ सड़क में चलाएं, चाहे मक्खन वाली सड़क में चलाएं, आपको इस गाड़ी की ड्राइविंग में बहुत ही अच्छा फील होने वाला है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं महसूस होगी, गाड़ी को ड्राइव करने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये गाड़ी ड्राइविंग के टाइम में आपको बहुत ही ज़्यादा स्टेबल महसूस कराएगी, थैंक्स टू कोराग विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैंड रोवर D8 प्लेटफॉर्म। तो मेरी तरफ से ओवरऑल यही इनपुट था इस गाड़ी के बारे में। कुछ मेजर हाइलाइट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं कि इस गाड़ी को अब और भी ज़्यादा जो है प्रैक्टिकल बनाने का ट्राई किया गया है। कैसे? ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के थ्रू, उसके बाद में पैनारोमिक सनरूफ देने के साथ में USB और ऑक्स इन पोर्ट की जगह को चेंज करके उसको और भी ज़्यादा कन्वीनियंट बना के, उसके बाद में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इसके ड्राइवर सीट को देने के साथ में, और उसके बाद में जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के बारे में मैंने बताया ही। तो इन सब चीज़ों के साथ में ये गाड़ी अब और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल महसूस होती है। और ऐसा नहीं है कि सारी खूबियाँ भी हैं, हर गाड़ी में कुछ ना कुछ कमियाँ भी होती हैं, इस गाड़ी में भी हैं, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इस गाड़ी का जो प्राइस रेंज है वो 13.5 लाख से लेकर लगभग 22 लाख रुपए तक में आपको जाएगा। लेकिन इस गाड़ी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इस गाड़ी में जो है आपको सिर्फ फ्रंट में ही डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। जब आप कस्टमर को 15 से 22 लाख रुपए के रेंज के बीच की गाड़ी देते हैं तो कस्टमर्स भी ये उम्मीद करते हैं कि इसमें एटलीस्ट सेफ्टी के फीचर के तौर पे जो है चारों व्हील में डिस्क ब्रेक होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसकी कमी जो है कस्टमर को महसूस होगी। तीसरा जो मुझे महसूस होता है कि ये भी चेंज होना चाहिए, इसमें एयरक्राफ्ट स्टाइल का जो है हैंड ब्रेक मिलता है, एटलीस्ट इसे चेंज करके, ठीक है आप लोअर मॉडल्स में वही सेम रहने देते, लेकिन जो टॉप मॉडल्स आ रहे हैं उसमें एटलीस्ट इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दे सकते थे, जो कि जो है कस्टमर्स के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होता, उनके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होता। तो यही एक छोटी मोटी कमियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कमियां हैं, बहुत मेजर जो है माइनस पॉइंट है इस गाड़ी का, ऐसी बात नहीं है, इनको इग्नोर किया जा सकता है। पर्सनल लेवल पे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे तो ये कहीं से भी कटने वाली नहीं है। डिज़ाइन भी इसका बहुत ही पंची है, जब ये गाड़ी रोड पे निकलती है तो एक्चुअली लोग देखते हैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो इसकी वजह से डिज़ाइन में भी इसका जो है बहुत ही बढ़िया रिस्पांस रहा है कस्टमर की तरफ से। उसके बाद में परफॉर्मेंस की बात करें तो ठीक है, अभी तक गाड़ी कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक को मिस कर रही थी, अब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आ गया है तो वो कमी भी इस गाड़ी में पूरी हो गई है। तो ये गाड़ी अब एक और भी अच्छा जो है रिस्पांस कस्टमर की तरफ से लेके आ सकती है। बहुत ही बढ़िया कार है, और इसके पीछे एक और भी रीज़न है इस गाड़ी को पसंद करने का, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, वो ये कि टाटा एक इंडियन कंपनी है, इसकी वजह से मैं इस गाड़ी को और भी ज़्यादा लाइक करता हूँ। ये ज़रूरी भी है, और जहाँ तक आत्मनिर्भर होने की बात की जा रही है तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इससे भी रिलेट करती है। आप जितना ज़्यादा मौका अपनी होम इंडस्ट्री को देंगे उतना ही ज़्यादा वो आगे बढ़ेंगे और वो अपने देश का नाम कर सकेंगे, आपको आत्मनिर्भर बनाने में कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सकते हैं। तो बस इस वाली वीडियो में बस इतना ही। अब यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर वीडियो आपको एक्चुअल में पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, अगर पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि रीज़न भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इसके साथ ही एक और रिक्वेस्ट है, आपके अपने सुझाव क्या हैं, इस गाड़ी को लेकर आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं, इसके अलावा आप किस और गाड़ी के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, मेरे बारे में आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, आपसे वीडियो किसी भी तरीके से मिस ना हो। और दूसरों को भी शेयर करिए, अगर कोई जो है टाटा हैरियर के बारे में जानना चाह रहा है तो उनके भी कुछ ना कुछ हेल्प हो सकेगी। और आप लोगों में से किसी एक भी पर्सन की अगर मेरे इस वीडियो से हेल्प हो जाएगी तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।